हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं यूनिट नंबर 4 का पहला लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के सिलेबस को अगर हम देखें और बहुत अच्छे से समझें तो इस यूनिट में बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट की जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती है उन क्वांटिटीज़ को पहले सिलेबस में लिखा हुआ है। उसके बाद फेराडेस के लॉ और लेंज का नियम और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में कंपैरिजन, इस टाइप से अगर हम ब्रॉडली देखें तो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की बेसिक क्वांटिटीज़, मैग्नेटिक सर्किट की बेसिक क्वांटिटीज़, फेराडेस लॉ, और इन्हीं के बेसिस पर आप फिर कंपैरिजन करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन वाला एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहें इलेक्स गुरु पर, वीडियोस आप पूरे देखें और वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक ज़रूर से करें। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट के जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स या बेसिक डेफिनेशन है, जिसमें करंट क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पावर और एनर्जी क्या है, और अगर ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको एग्जाम में कैसे आसानी से लिख सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और जो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है वो होता है करंट। बेसिकली करंट क्या है? तो देखिए, कोई भी एनर्जी सोर्स, जैसे बैटरी की अगर हम बात करें तो हम बैटरी को जनरली इस टाइप से प्लस माइनस 2 लाइन और प्लस माइनस लिख करके, या इस टाइप से सर्कल के अंदर ओवल शेप के अंदर हम प्लस माइनस लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, इनसे हमें करंट मिलता है। अब करंट बेसिकली क्या है? तो करंट, हम अगर डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम करंट को डिफाइन करते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। अब इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि ये आवेश बेसिकली क्यों प्रवाहित होते हैं। हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, हम यहाँ और स्पेसिफिक वे में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी कंडक्टर में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब आवेश, देखिए, एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं या आवेश की जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी, आप नए आवेश आप उत्पन्न नहीं कर सकते। तो बेसिकली कंडक्टर में ये आवेश कहाँ से आते हैं, हम इस चीज़ को समझे। तो इसको समझने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम को आप समझे। ये हमारे पास कोई एक बैटरी होगी, उस बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। इन इलेक्ट्रोड पर कुछ चार्ज इकट्ठे होंगे और एक, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे उसको हम नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। अब देखा जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज अगर इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और ये अगर ये किसी सॉल्यूशन में रखे हुए हैं तो इंटरनली करंट फ्लो हो जाना चाहिए, और इंटरनली इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ पर चले जाने चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। पर ऐसा नहीं होता। कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से उठ करके यहाँ नहीं जा सकते। पर इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, यहाँ जो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। अभी आगे थोड़ी देर बाद हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो वो एनर्जी होने की वजह से जब भी आप इस इलेक्ट्रोड को, इस टर्मिनल को किसी दूसरे टर्मिनल से या इस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये आवेश, इसको एक पाथ मिल जाता है, और ये आवेश यहाँ से इस एनर्जी को लेकर के यहाँ से चलता है, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू वो प्रोसेस होकर के जब वापस यहाँ तक आता है तो अपनी एनर्जी को लूज करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो जो एनर्जी उसने यहाँ गेन की थी वही एनर्जी वो रिलीज करके वापस इस पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आवेश प्रवाहित होते रहे, मतलब ये जो चार्ज
कैरियर्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इसमें बहते रहते हैं। नए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंटरनली क्या हो रहा है, कुछ किसी आयन के बनने की वजह से, धनायन बनने की वजह से क्या हो रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके और घूम करके वापस यहाँ आकर के उसको, उसी वैकेंसी को फिल करके और उसको वापस ऋणायन बना देंगे। फिर कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, फिर कुछ आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए तो उनके अंदर कुछ एनर्जी आई, उस एनर्जी को लेकर के वो फिर से इधर आते रहे। तो इस टाइप से आवेश का जो प्रवाह है, उस प्रवाह की वजह से जो प्रवाह है, उसी प्रवाह को हम क्या कह रहे हैं, उस प्रवाह की दर को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली करंट कह रहे हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में करंट की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये देखिए, हमारा ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, हम जो दिशा बनाते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। अगर ये कोई सर्किट है और इस सर्किट में अगर हमने कोई बैटरी कनेक्ट की है तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो इस दिशा में होता है, लेकिन हम जो ट्रेडिशनल वे में जो करंट की दिशा बताते हैं, ये जो मैंने बनाया है, ये आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है। ये जो इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये उसके प्रवाह की दिशा है। इस प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में हम करंट की दिशा मानते हैं। जो दर का जो रिजल्ट मुझे मिलता है उसको मैं इस दिशा में बहता हुआ मानता हूं। तो करंट, ये हम करंट की दिशा मानते हैं ट्रेडिशनल वे में, पारंपरिक रूप से जो अभी तक मानी आती जा रही है वो यही है। तो ये करंट की दिशा है जो कि आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत है। ये थोड़ा सा आप दिमाग में अपने सेट रखें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके इस रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा, एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। और हम जो करंट मानेंगे वो करंट ऐसा मानते हैं हम कि पॉजिटिव से करंट बहता हुआ नेगेटिव तक जा रहा है। तो ये भी अपना दिमाग में आप सेट कर लें। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, करंट। करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में और उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम करंट की दिशा लेते हैं और एक्चुअल दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की क्या है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ, देखिए यहाँ पर मैं ईएमएफ का फुल फॉर्म लिखता हूँ। ईएमएफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स होता है। मतलब अगर आप इसको हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है कि हमारा जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बहता है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी है। देखिए, हम इसको एक सामान्य एनालॉजी से समझने की कोशिश करें। जैसे सपोज आप, एक उदाहरण के रूप में हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर जैसे सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है सपोज, और इस बॉल को, ये जमीन पर पड़ी हुई है, इस बॉल को आपने उठाया और अपने हाथ में उठा करके, आप यहाँ खड़े हैं सपोज, आपने इस बॉल को उठा करके और अपने हाथ में रख लिया। बॉल को हाथ में उठाने पर क्या होने वाला है, जब आपने इस बॉल को हाथ में उठाया, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक उठाने में आपने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया, कुछ एनर्जी आपने लगाई, जिससे कि आपने इस बॉल को, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने कुछ एनर्जी लगा करके इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक उठा करके आप लेके गए। तो इस लेवल के कंपैरिजन में आपने इस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी ऐड कर दी। आपने इस बॉल को इस पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में जो वर्क किया, वो वर्क इस बॉल के अंदर एनर्जी की फॉर्म में जमा हो गया। अब अगर आप इस बॉल को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो ये बॉल उस एनर्जी की वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो जिससे कि वो खींचेगा, उसकी वजह से ये क्या होगा, एकदम से आकर के नीचे गिर जाएगी। तो आपने कुल मिलाकर के ग्राउंड लेवल से उस बॉल को ऊपर तक ले जाने में जो एनर्जी उसको दी, उस एनर्जी
की वजह से बॉल जब यहाँ थी तो इसका एनर्जी लेवल अलग था, और बॉल जब यहाँ पहुंची तो इसका एनर्जी लेवल अलग हो गया। आप घर के टैंक में पानी चढ़ाते हैं, तो पानी जब आपके हौद में होता है, इस हौद से पानी को जब आप ऊपर तक लेकर के जाते हैं तो आपने मोटर की सहायता से उसको, मोटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उस और उसके अंदर जो आपने प्रेशर बनाया और उस प्रेशर की वजह से जिस उसने जो पानी को फेंका ऊपर, वो बेसिकली एनर्जी आपने उसको दे करके उसको ग्राउंड लेवल से आप ऊपर तक लेकर के गए, तो आपने उसके अंदर कुछ एनर्जी ऐड कर दी। तो पानी का जो एनर्जी लेवल यहाँ था वो एनर्जी लेवल और यहाँ पर जब पानी था, पानी वही है देखिए, उसके एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ गया। ऐसा ही हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होने वाला है। जब हम किसी किसी सॉल्यूशन में, या जब हमारा कोई जनरेटर है, उस जनरेटर के जो दो टर्मिनल्स हैं, उन दो टर्मिनल्स पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल हम एक तरीके से ईएमएफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। या कोई अगर मान लो कोई एलिमेंट है, कोई एक रेजिस्टेंस है सपोज, उस रेजिस्टेंस से जब आपका करंट फ्लो होगा या कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यहाँ क्या था और उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यहाँ क्या है, ये जो अंतर है एनर्जी का, इस एनर्जी के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो कुल मिलाकर के हम कुछ एनालॉजी लेकर के हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर क्या होंगे। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसका एनर्जी डिफरेंस, इसका एनर्जी, बॉल का एनर्जी यहाँ पर अलग है और इस बॉल का एनर्जी यहाँ पर अलग है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर ही हमारा क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर्टिकुलर बॉल के लिए, कि इस बॉल के अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी यहाँ कुछ अलग होगी और यहाँ कुछ अलग होगी, क्योंकि आपने इसको यहाँ से वहाँ ले जाने में कुछ वर्क कर लिया। तो इस टाइप से जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, हमारे पास कोई जनरेटर है, सपोज कोई हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी के इन दो टर्मिनल पर जब कोई करंट फ्लो ना हो, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट जीरो है, तब जो यहाँ पर वोल्टेज है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी में और इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का जो अंतर है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस वोल्टेज डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसको फोर्स हम क्यों बोल रहे हैं, इसको फोर्स हम इस एनालॉजी से ही बोल रहे हैं एक्चुअली, कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आ गई है, मतलब ये कुछ, इनके पास कोई एक फोर्स आ गया है, जिस फोर्स से जब भी इनको कोई पाथ मिलेगा तो ये जाकर के नेगेटिव पर चले जाएंगे। मतलब इनके ऊपर कोई एक बल लग रहा है, अपन ऐसा कह सकते हैं, जिस बल की सहायता से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इस टर्मिनल तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि ईएमएफ क्या होता है, तो आप ईएमएफ सिंपल शब्दों में लिखें कि किसी जनरेटर के या किसी बैटरी के दो सिरों पर मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी किसी एलिमेंट के दो सिरों पर जो वोल्टेज में अंतर है, उस वोल्टेज के अंतर को, जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर कहूँ कि ये 5 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है, इन दोनों का अंतर है, वही अंतर हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी सर्किट में किसी एलिमेंट पर दो सिरों के मध्य जो वोल्टेज होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, या दो सिरों के मध्य वोल्टेज के अंतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। और किसी जनरेटर के दो सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस, जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ईएमएफ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब जब हम ईएमएफ को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ईएमएफ को डिफाइन कर रहे हैं किसी जनरेटर मतलब जो कोई एनर्जी आपको दे रहा है, या आप बोल सकते हैं बैटरी, किसी जनरेटर या बैटरी के दो सिरों के मध्य विभवांतर, जब कोई धारा नहीं बहती हो, कोई धारा जनरेटर से
जनरेटर या बैटरी से प्रवाहित ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसा स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं कि जब उसके उस सोर्स से या जनरेटर से धारा प्रवाहित नहीं हो तभी हम क्यों उसको ईएमएफ बोलेंगे? इसका कारण ये है कि कोई भी जो सोर्स है उस सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि अगर मान लो, जैसे अभी हमने ये बताया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो रहे हैं। कोई बैटरी है, इस बैटरी के अंदर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एनर्जी लेकर के इस सिरे पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ और रिलीज हुआ, जनरेट हुआ मतलब रिलीज हुआ, और रिलीज होकर के जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा, और जब वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ भी एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। तो इस प्रोसेस के दौरान उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। और ये जो एनर्जी, क्योंकि देखिए उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ पर आने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की का जो एनर्जी लॉस हो रहा है, ये एनर्जी लॉस हम इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सोर्स का ईएमएफ अगर मान लो 15 वोल्ट है सपोज, मतलब ये हुआ कि ईएमएफ की यूनिट तो वोल्ट ही है ना, हम इसको कह रहे हैं एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन इसकी यूनिट बल की यूनिट नहीं होकर के ये क्या होगा, वोल्ट ही होगा। अब ये 15 वोल्ट है, लेकिन मुझे इन दो टर्मिनल पर जब धारा बहेगी तब 15 वोल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर अभी मैं इसको आइडियल मान करके अगर अभी मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो मुझे एक वोल्ट मीटर के आउटपुट पर मुझे क्या मिलेगा, 15 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करें तो देखिए क्या होगा। जब आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, मतलब ये जो सोर्स है, इस सोर्स के साथ हम ये कह रहे हैं कि एक इसका आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो जब आप इस पर वोल्टेज देखेंगे तो ये 15 वोल्ट का है, लेकिन जब करंट इसके अंदर बहेगा तो उस वक्त में आप ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस पर, अगर ये छोटा r है सपोज, तो इस रेजिस्टेंस पर कुछ वोल्टेज ऐसा प्लस माइनस कुछ वोल्टेज होगा I इंटू छोटा r, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। मतलब ये हुआ, आप अभी अगर उस तरीके से ओम्स लॉ और वो सब चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर कुछ एनर्जी लॉस होने वाला है। तो एक्चुअल में मुझे जो वोल्टेज 15 वोल्ट बाहर दिखना चाहिए, वो एक्चुअल वोल्टेज जब मैं करंट बहेगा तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ईएमएफ किसी जनरेटर या बैटरी की वो क्षमता है जब उसमें से कोई करंट ना प्रवाहित हो रहा तब जो वो वोल्टेज देता है। आप मार्केट से एक सेल खरीद के लेकर के आते हैं, उस सेल के ऊपर अगर 3 वोल्ट 9 वोल्ट लिखा हुआ है, बैटरी लेके आ रहे हैं 9 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो 9 वोल्ट तब के लिए है जब आप उससे कोई सोर्स, कोई एलिमेंट कनेक्ट कर, बिना कनेक्ट किए आप चेक करें उस पर वोल्टेज, तो वो वोल्टेज आपको मिलेगा। आपने अगर कोई, मान लो सपोज ये आपने मार्केट से 15 वोल्ट की आप बैटरी लेकर के आ रहे हैं और इस 15 वोल्ट की बैटरी को लगा करके आप किसी रेजिस्टेंस पर, मान लो 5 ओम के रेजिस्टेंस पर आपने इसको कनेक्ट किया, और फिर आप अगर इसके इन दो टर्मिनल पर वोल्टेज देखेंगे तो वो वोल्टेज आपको पूरा 15 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस पर, ये जो इसके साथ आंतरिक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ईएमएफ अलग चीज है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। मतलब जो एक्चुअल मुझे मिलने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसी का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके दो टर्मिनल पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये 15 वोल्ट माइनस ये वोल्टेज। मतलब अगर सपोज इसी उदाहरण को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हम मान लेते हैं कि इस सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 5 ओम है, और ये हम मान लेते हैं कि 10 ओम मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो देखिए 10 ओम ये है, 5 ओम ये है, टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम हो रहा है, और 15 ओम रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो करंट होगा ये V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से आप करंट I इज इक्वल टू V बाय आर बोल सकते हैं। 15 वोल्ट है और रेजिस्टेंस टोटल 15 है, तो ये आपका 1 एम्पियर करंट हुआ। और 1 एम्पियर करंट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपको ऐसा 5 वोल्ट मिलेगा।
इधर प्लस और इधर माइनस। ये करंट साइन कन्वेंशंस होते हैं, आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो 5 वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो इस पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 5 वोल्ट हुआ। तो यहाँ जो आपको आउटपुट में मिलने वाला है, ये जो वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगा वो 15 माइनस 5 ही मिलेगा, मतलब 10 मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सोर्स को कनेक्ट करके पोटेंशियल देखेंगे उसके दो टर्मिनल पर, तो वो पोटेंशियल आपका अलग होगा और उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, क्योंकि वो इन दो सिरों पर वो विभव का अंतर है, वोल्टेज का अंतर है, इलेक्ट्रॉन की क्षमताओं का अंतर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टेंस के, किसी एलिमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर अपन डिफाइन करें, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को अगर हम डिफाइन करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट के दो सिरों पर वोल्टेज में अंतर को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ईएमएफ को परिभाषित कीजिए, तो आप सिंपल ये कहें कि किसी जनरेटर बैटरी के दो सिरों के मध्य विभवांतर जब उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसकी यूनिट वोल्टेज होती है। और किसी एलिमेंट से जब धारा बहती है तो उस एलिमेंट के दो सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो दो सिरों पर जो विभव में अंतर है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, दो सिरों में जो विभव में अंतर है, उस विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एग्जाम में आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट सिंपल आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की ये बात हो गई। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं पावर और वर्क की। पावर देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है। पावर हम कई बार हमारे शब्दों में बोलते हैं कि इसके पास इतना पावर है, ये इतने पावर से काम कर सकता है, इस गाड़ी में इतना पावर है, इस गाड़ी का कम पावर है। तो पावर को अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कार्य करने की जो दर है, मतलब यूनिट समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना कार्य कर सकता है, ये उसको हम उसका पावर कहते हैं। तो पावर बेसिकली अगर हम डिफाइन कराएं तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, इकाई समय में किए गए। हम ऐसा इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, पावर कहलाता है। और इसकी जो यूनिट होगी वर्क डन, बेसिकली आप एनर्जी कह सकते हैं, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकंड, और हम इसको वॉट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंपल पावर की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं, जिससे हम W/T वर्क डन अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो वर्क है इसकी यूनिट जूल होगी, इसलिए जूल प्रति सेकंड या वॉट पावर की यूनिट होती है। अब जब आप वर्क की बात करते हो तो देखिए ये वर्क यहां पर क्या आ गया, P इंटू टी। वर्क डन जो है बेसिकली पावर इंटू टाइम आ गया। अब ये तो हम फिजिकल वर्क की बात कर रहे हैं। यहां पर जो वर्क होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो एनर्जी गेन करके उस एनर्जी को जो रेजिस्टेंस में जाकर के या इंडक्टर में जाकर के या कैपेसिटर में जाकर के या तो रिलीज करेंगे, तो वहाँ कहीं एनर्जी स्टोर होगी या कहीं डिसिपेट होगी। तो उस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पावर और वर्क की बात करें तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम इस चीज को समझें कि अगर कोई रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर हम लेकर के चल रहे हैं और उसके लिए अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी, है ना, वर्क और पावर की जब हम बात करेंगे तो पावर तो इसका तो सिंपल हमारे पास ये रिलेशन हो गया। और जब आप वर्क की बात करेंगे तो वर्क निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप पावर इंटू टाइम को इंटीग्रेट करेंगे। कितने समय तक आपने, टी टाइम तक अगर आपने काम किया है तो ये उसका क्या हो जाएगा, बेसिकली एनर्जी हो जाएगी या ये उसका वर्क हो जाएगा। तो एनर्जी और पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये समझें कि किसी भी रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज करंट रिलेशन होता है वो V = IR होता है।
अगर ये इस पर वोल्टेज V है और करंट I बह रहा है। इंडक्टर के केस में हम जनरली V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी यूज़ करेंगे रिलेशन। और कैपेसिटर के लिए यहाँ करंट की अगर हम बात करें तो 1/L इंटीग्रेशन V डी टी होता है। कैपेसिटर के केस में अगर हम वोल्टेज की बात करें तो 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी होता है। और I की अगर हम बात करें तो C डी वी बाई डी टी होता है। ये वोल्टेज करंट रिलेशंस होते हैं जिनके बारे में डिटेल में अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये समझे कि इनके अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आप पावर को और वर्क को परिभाषित कीजिए, तो आप वर्क और पावर को परिभाषित इस प्रकार से कर दें और इसको परिभाषित करने के बाद आप इन तीनों एलिमेंट्स के पावर और वर्क के या एनर्जी के रिलेशंस आप जरूर से लिख दें। तो यहाँ जो पावर का रिलेशन होगा वो पावर का रिलेशन होगा P इज इक्वल्स टू वी आई। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर या V इज इक्वल्स टू आई आर इसमें अगर हम रख दें तो यही I स्क्वायर आर भी हो सकता है और यही V स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो ये तीनों ही रिलेशन आप कह सकते हैं कि पावर के होंगे। और जब मैं इससे वर्क निकालूंगा या एनर्जी में निकालूंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क या वर्क डन या एनर्जी, है ना। वर्क मीन्स वर्क डन जो काम किया गया काम किया गया मतलब उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी या तो स्टोर हुई होगी या कुछ डिसिपेट हुई होगी। तो किसी रेजिस्टेंस में जब करंट प्रवाहित होगा तो उसके उस रेजिस्टेंस पर जो एनर्जी रिलीज होगी या डिसिपेट होगी वो वर्क डन की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो वो एनर्जी यहाँ टी टाइम में जो एनर्जी होगी वो ये पी डी टी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0 टू टी आई स्क्वायर में अगर लेकर चलूँ तो आई स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये कुल मिलाकर के एनर्जी आएगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो पावर हो जाएगा यहाँ पे वी आई और वी आई या इनमें से कोई भी आप दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिख दें और एनर्जी इस टाइप से E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें पावर की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए पावर V इंटू आई ही होगा। और V इंटू आई अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो V है वो V है, ये I हम ऐसे ही रहने देते हैं। V आपका है L इंटू डी आई बाई डी टी जब करंट आपका I है। इस रिलेशन से आप कह सकते हैं कि एल आई इंटू डी आई बाई डी टी, ये इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो रहा है, पावर हो रहा है। और इस पावर से अगर मैं एनर्जी निकालूं, वर्क डन निकालूं, तो एनर्जी हो जाएगी 0 टू टी ये पावर एल आई इंटू डी आई बाई डी टी, और इसी को मुझे डी टी के साथ इंटीग्रेट करना है। तो डी टी कैंसिल हो गया, इसका मतलब आई के साथ इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा एल 0 टू टी आई स्क्वायर डी आई, सॉरी आई डी आई, ये एल बाहर आया, ये आई बचा और यहाँ से डी टी कैंसिल हुआ तो यहाँ डी आई बचा। तो ये हो गया आई का, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर यहाँ पर एनर्जी हो गई। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में P इज इक्वल टू वी आई रिलेशन से वी आई इस बार हम आई को रख लेते हैं तो ये हो जाएगा C डी वी बाई डी टी, आई की जगह रखा इंटू वी, और इससे ये हो रहा है सी वी इंटू डी वी बाई डी टी पावर। और जब वर्क डन या एनर्जी की बात करेंगे तो हो जाएगा 0 टू टी सी वी डी वी बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी यहाँ पर इस डी टी से कैंसिल हो जाएगा तो एनर्जी बचा 0 टू टी, सी बाहर आ जाएगा, हम लिख लेते हैं सी वी डी वी। तो C बाहर आ गया और V का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो V स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आ रही है हाफ CV स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के हम इतना समझ लें, बेसिक डेफिनेशन जो हमारी पावर और वर्क की है उस डेफिनेशन को हम डिफाइन कर दें, और डिफाइन करने के साथ हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के पावर और उसके साथ साथ में यहाँ पर देखिए ये आपका पावर का रिलेशन हो गया, एनर्जी का रिलेशन हो गया। यहाँ जो पावर का रिलेशन आप लिखेंगे ये रहेगा आपका, और यहाँ पावर का रिलेशन आपका ये हो गया। तो ये पावर और एनर्जी के रिलेशंस आप इस टाइप से डिफाइन कर देंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट
से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ थी, ये क्वांटिटीज़ के बारे में हमने डिटेल में अभी डिस्कशन कर लिया, जिसमें करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर और एनर्जी हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड इसी प्रकार की कुछ डेफिनेशन है, उनको मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा। इन डेफिनेशंस आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपको सिंपल डिफाइन करने के लिए ही आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से सिंपल डेफिनेशंस याद करके जाएं और उन डेफिनेशंस को एग्जाम में लिख करके आएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।